एक सवाल जो पाकिस्तान से लेकर भारत होते हुए पूरे विश्व के लोगों के जहन में चल रहा है कि क्या पाकिस्तान में फिर से 1971 के जैसा ब्रेकअप होने वाला है, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। Pakistan will head towards a civil war. फौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। पाकिस्तान में जबरदस्त उथल पुथल का दौर है, महंगा Use its nuclear weapons. ये हालात क्या, पाकिस्तान तो कहीं पे भी नहीं रहा। आपके पास जो अपने 6.1 बिलियन के रिजर्व है वो भी अपने लिए दोस्त। अब क्या फिर से कोई नया देश बनने वाला है? क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी पाकिस्तान को टूटने से नहीं बचा सकता। लेकिन क्यों, इसे जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो का पॉइंट्स अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए फ्री है बट हमें बहुत वैल्यू देता है। देखिए, आज पाकिस्तान तीन तरह से संकट से घिरा हुआ है। नंबर 1 इकोनॉमिक क्राइसिस, नंबर 2 पॉलिटिकल क्राइसिस एंड नंबर 3 सिक्योरिटी क्राइसिस, जिसे हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। अगर सच कहूं तो ये क्राइसिस 1971 के बाद से ही शुरू हो गई थी, जिस साल बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, और आज बलूचिस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को अगर जल्द ही आईएमएफ से मदद नहीं मिली तो मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों का यह देश दिवालिया घोषित हो सकता है। पाकिस्तान इसके लिए आईएमएफ के सामने पिछले कई महीनों से हाथ पैर जोड़ रहा है, लेकिन अभी तक सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी कि कर्ज मिल जाए। पाकिस्तान के दिवालिया होने की भविष्यवाणी दिसंबर 2021 में पाकिस्तानी वित्तीय मामलों की जांच एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन सैयद सबर जैदी ने कर दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान पर वर्तमान में कितना कर्ज है और वर्तमान के आर्थिक संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। पाकिस्तान के केंद्रीय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान पर इस समय जीडीपी का 70% कर्ज है। पाकिस्तान का कुल पब्लिक डेट और लाइबिलिटी लगभग 222 अरब डॉलर पाकिस्तानी रुपए है। इसमें से 6% यानी कि 24.309 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रेडिटर से लिया है। वहीं इंटरनेशनल कंपनीज का 2.3 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह पाकिस्तान का इंटरनेशनल कर्ज लगभग 122 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब का 11.3 बिलियन डॉलर, मल्टीलेटरल डोनर्स का 33.1 बिलियन डॉलर, आईएमएफ का 7.4 बिलियन डॉलर और यूरो बॉन्ड सुकुकू जैसे अंतरराष्ट्रीय बॉन्डों का 12 बिलियन डॉलर का बकाया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के कारण पाकिस्तान पर चीन का भारी भरकम कर्ज है। पाकिस्तान पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का भी काफी ज्यादा कर्ज है। इन देशों से पाकिस्तान ने उधार में पेट्रोल और गैस का भी आयात किया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पर चीन का 30% विदेशी कर्ज बकाया है। इसमें से चीन के सरकारी वाणिज्य बैंकों का कर्ज भी शामिल है। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है, जो फरवरी 2022 में 25.1 अरब डॉलर था। पाकिस्तान को मिलने वाला चीनी सहायता आईएमएफ के कर्ज से 3 गुना अधिक है और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक दोनों फंडों से अधिक है। अब ऐसे में गंभीर सवाल यह है कि आखिर कैसे पाकिस्तान अपने ऊपर लदे सभी कर्ज चुकाएगा। फिलहाल पाक के ऊपर करीब 62.46 ट्रिलियन यानी कि 274 बिलियन डॉलर का टोटल कर्ज बाकी है। इसके बाद भी वह लगातार चीन, सऊदी अरब जैसे देशों से कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि आम आदमी को मिल नहीं रहा है या उनके पहुंच से दूर है। रावलपिंडी के बाजार में आटे की कीमत 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आटे की 15 किलो की बोरी 2250 रुपए तक में बिक रही है। लाहौर में भी आटे का दाम 145 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। 1 किलो सरसों का तेल 533 रुपए लीटर मिल रहा है। दूध 150 रुपए प्रति लीटर और चावल 147 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज अब 220 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम सुनकर आप चक्कर खा जाओगे, 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। और गवर्नमेंट इन सब रोजमर्रा के सामान की पूर्ति भी नहीं कर पाती, तब लोग सड़कों पर निकल आते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ धरना देते हैं। सड़क पर अफरा तफरी मचती है और लोग फिर एक दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं जहां उनके परिवार को कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल सके, चाहे वो खुद के देश से दूर कोई दूसरा देश हो या फिर खुद के देश से अलग हुआ देश। और शुरू होती है सिविल वार, जो अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। नंबर 2 पॉलिटिकल क्राइसिस। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 14 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद से अब तक पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा से बहुत ही ज्यादा उथल पुथल रही है और इतना ज्यादा कि किसी देश का शायद रहा होगा। सबसे अधिक समय तक अपने पद पर रहने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में जब अंग्रेजों से आजादी मिलने के साथ साथ भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया,
पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना देश के गवर्नर जनरल बने। लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही जिन्ना का निधन हो गया, जो टीबी की बीमारी से पीड़ित थे। 1951 प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। कंपनी बाग में वह एक सभा में मौजूद थे, उसी समय उन पर 2 गोलियां दागी गई। पुलिस ने मौके पर ही हमलावर को ढेर कर दिया। लियाकत अली को झटपट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके बाद बंगाली मूल के ख्वाजा नजीमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1958 सन 1956 में पाकिस्तान को पहला संविधान मिला, लेकिन राजनीतिक खींचतान के बीच 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने संविधान को निलंबित कर मार्शल लॉ लगा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ही सेना प्रमुख जनरल अयूब खान मिर्जा को हटाकर खुद देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पाकिस्तान में पहली बार सत्ता सेना के हाथ में आई। 1965 में पाकिस्तान में अमेरिका जैसी राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने वाले अयूब खान ने 1965 में चुनाव कराने का निर्णय लिया। वह खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बने, जबकि विपक्ष में उनके सामने जिन्ना की बहन फतिमा जिन्ना को उतारा। फतिमा जिन्ना को भरपूर वोट मिले, लेकिन अयूब खान इलेक्टरल कॉलेज के जरिए चुनाव जीत गए। इसी वर्ष भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 1969 फतिमा जिन्ना के खिलाफ विवादास्पद जीत और भारत के साथ 1965 में हुई जंग के नतीजों से अयूब खान की छवि को बहुत नुकसान हुआ। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया और सत्ता अपने आर्मी चीफ जनरल यायसा खान को सौंप दी। देश में फिर मार्शल लॉ लागू हुआ और सभी असेंबलियां भंग कर दी गई। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव कराए गए। पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को जीत मिली। नेशनल असेंबली की कुल 300 सीटों में से अवामी लीग को 160 सीटें मिली। 81 सीटों के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रही, लेकिन अवामी लीग की जीत को स्वीकार नहीं किया गया। 1971 में चुनाव नतीजों को लेकर छिड़े विवाद ने एक युद्ध की जमीन तैयार कर दी। इसमें भारत ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की मदद की और 1971 में बांग्लादेश के नाम से भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए देश का उदय हुआ। 1947 में भारत का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था, लेकिन एक धर्म होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं रह पाए। 1972 में पाकिस्तान के टूट के लिए यायसा खान के शासन को जिम्मेदार माना गया। इसके कारण उनका सत्ता में रहना मुश्किल होने लगा। ऐसे में उन्होंने देश की सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी। देश में लगे मार्शल लॉ को हटाया गया और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन बैठे। 1973 पाकिस्तान में फिर एक नया संविधान लागू हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को एक संसदीय लोकतंत्र बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख हो। इस तरह भुट्टो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री पर आ गए। भुट्टो ने 1976 में जनरल जियाउल हक को अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए। 1977 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें भुट्टो की पार्टी को भारी जीत मिली, लेकिन विपक्ष ने चुनावों में धांधली के आरोप लगाए और देश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट किया और संविधान को निलंबित कर देश में फिर से मार्शल लॉ लगा दिया। 1978 में जियाउल हक ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने सेना प्रमुख का पद भी अपने पास ही रखा। भुट्टो को जिया की हत्या के साजिश के आरोप में दोषी करार देकर फांसी पर चढ़ा दिया। इसी साल जियाउल हक देश के इस्लामीकरण की अपनी नीति के तहत विवादित हुदूद ऑर्डिनेंस लाए, जिसमें कुरान के मुताबिक सजाएं देने का प्रावधान किया गया। 1985 में पाकिस्तान में आम चुनाव फिर से हुए, लेकिन पार्टी के आधार पर नहीं। मार्शल लॉ हटाया गया और नई नेशनल असेंबली ने बीते 8 साल के जिया के कामों पर मुहर लगाई और उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। मोहम्मद खान जुनेजा प्रधानमंत्री बनाए गए। इससे पहले 1984 में जियाउल हक ने अपनी इस्लामीकरण की नीति पर एक जनमत संग्रह भी कराया, जिसमें 95 समर्थन का दावा किया गया। 1988 में बढ़ते मतभेदों के बीच जियाउल हक ने संसद को भंग कर दिया और जुनेजो की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। 90 दिनों के भीतर उन्होंने देश के नए आम चुनाव कराने का वादा किया, लेकिन 17 अगस्त 1988 को वह अपने 31 अन्य साथियों के साथ एक विमान हादसे में मारे गए। 1978 से लेकर 1988 तक जियाउल हक ने पाकिस्तान पर एक छत्र राज किया। 1988 में फिर से आम चुनाव हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी बहुमत मिला। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। चुनाव में बेनजीर की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी को 38% मत मिले। वहीं नवाज शरीफ के नेतृत्व में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पार्टी 30% मतों के साथ दूसरे स्थान पर आई। 1990 में भ्रष्टाचार के आरोप में बेनजीर को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने संसद को भंग कर भुट्टो सरकार को बर्खास्त कर दिया।
चुनाव हुए और जिया के दौर में राजनीति का ककहरा सीखने वाले नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री चुने गए। इसके साल भर बाद पाकिस्तान की संसद ने शरिया बिल को मंजूर किया और इस्लामी कानून पाकिस्तान की न्याय प्रणाली का हिस्सा बना। फिर 1993 में राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ सरकार को भी भ्रष्टाचार और नकारेपन के आरोप में चलता कर दिया। इसी वर्ष खुद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। देश में फिर चुनाव हुए जिसमें जीत दर्ज कर बेनजीर भुट्टो दूसरी बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सदस्य फारूक लेघारी को देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। 1996 में राष्ट्रपति लेघारी ने नेशनल असेंबली को भंग कर बेनजीर सरकार को बर्खास्त कर दिया, जो भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई थी। इसी तरह 10 साल के भीतर देश चौथी बार आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा था। 1997 के चुनाव में नवाज शरीफ की पीएमएलए को भारी जीत मिली और वह दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 1999 इसी वर्ष पाकिस्तान ने गुप्त रूप से करगिल की पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया। इसके कारण भारत और पाकिस्तान में करगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की विजय हुई। पाकिस्तानी सेना को करगिल की पहाड़ियों से भागना पड़ा। इसके बाद नवाज शरीफ सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ की जगह ख्वाजा जियाउद्दीन अब्बासी को सेना प्रमुख बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही इसका पता मुशर्रफ को लगा तो उन्होंने नवाज शरीफ का ही तख्ता पलट कर दिया और उन्हें नजरबंद कर लिया। और इस तरह पाकिस्तान की बागडोर चौथी बार एक सैन्य शासक के हाथ में चली गई। 2000 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के तख्ता पलट को उचित ठहराया और 3 साल के लिए उन्हें सारे अधिकार दे दिए। इसी साल नवाज शरीफ और उनका परिवार निर्वासन में सऊदी अरब चले गए। 2001 में मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और सेना प्रमुख का पद भी उन्होंने अपने पास ही रखा। फिर साल आता है 2002। पाकिस्तान में फिर से आम चुनाव हुए और ज्यादातर सीटें पीएमएल ने जीती। इस पार्टी को मुशर्रफ नहीं बनाया था, जिसमें उनके वफादारों को अहम पद मिले। जफर उल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन वह 2 साल ही अपने पद पर रह पाए। 2004 में उनकी जगह शौकत अजीज को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर साल आता है 2007। परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आखिरकार फिर से चौधरी को बहाल किया गया, लेकिन मुशर्रफ ने देश में इमरजेंसी लगा दी। इसी बीच पाकिस्तानी संसद ने पहली बार अपना 5 साल का निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। 2007 के आम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे वापस ले लिए गए। लेकिन रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के दौरान बम विस्फोट द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उसी कंपनी बाग में हुई जहां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या की गई थी। 2008 में बेनजीर की मृत्यु के बाद चुनाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सहानुभूति का लहर का फायदा हुआ और नेशनल असेंबली की ज्यादातर सीटें उनके खाते में आ गई। यूसुफ रजा गिलानी देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि बेनजीर के पति आसिफ अली जरदारी ने राष्ट्रपति का पद संभाला। आरोपों और विवादों के बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2013 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और पीएमएल सत्ता में आई। नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। क्रिकेट से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी 2013 के चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। 17% वोटों के साथ उसने राष्ट्रीय संसद की 35 सीटें जीती और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उसकी सरकार बनी। 2017 भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी सार्वजनिक पद पर रहने और चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद अपने विश्वास पात्र शाहिद खाकान अब्बासी को सौंपी। 2018 पाकिस्तान में फिर चुनाव हुए। सेना पर आरोप लगे कि वह किसी भी तरह से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर रखना चाहती है। चुनाव मैदान में इमरान खान को सेना का समर्थन मिला। चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोप भी लगे। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। 2019 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इमरान खान ने अपने चुनाव प्रचार में पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की बात की थी। इमरान खान की तमाम कोशिशों के बाद पाकिस्तान अभी तक आर्थिक संकट से निकल नहीं पाया है। भारत के साथ चल रहे तनाव से पाकिस्तान को भी आर्थिक नुकसान बहुत ही ज्यादा उठाना पड़ा है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर कर दिया गया था। 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ बनते हैं प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की मौजूदा गठबंधन सरकार में 82 सीटों के साथ सबसे बड़ा घटक दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। वहीं दूसरा बड़ा दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जिसके पास 53 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 172 सीटों का आंकड़ा जरूरी होता है। यदि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है तो पाकिस्तान में फिर से सरकार गिर सकती है। नंबर 3
सिक्योरिटी क्राइसिस। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात करूं तो पाकिस्तान में आम जनता तो क्या, वहां के सीएम, पीएम और प्रेसिडेंट तक सेफ नहीं माने जाते। प्रेसिडेंट और पीएम को फांसी पर चढ़ाना पाकिस्तान के लिए आम बात है। धमाके आम बात है। टेरर आम बात है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। अगर एक एक कर घटनाएं बताने लगूं तो वीडियो खत्म होने में 48 घंटे लगेंगे। पूरे वीडियो से हमने यही समझा कि 1947 से 2023 तक ऑलमोस्ट पाकिस्तान सेना के कंट्रोल में रही है, गवर्नमेंट के हाथों में नहीं। अब कुल मिलाकर बात यही है कि पाकिस्तान जितने कर्जे में है, वो पाकिस्तान की स्थिति देखकर लगता है कि ये चुका नहीं पाएगा। कर्ज तब चुकती है जब कोई अच्छा गवर्नमेंट आए, जो 1947 से आज तक देखने को नहीं मिला। और ऐसा मान लिया जाता है कि अगर घर में पैसे नहीं हैं, कर्ज हैं, घर में सिक्योरिटी भी नहीं है और घर के गार्जियन भी ठीक नहीं है, तो घर तो बिखरेगा ही। सेम यही हाल आज पाकिस्तान का है। कुछ जानकार के प्रेडिक्शंस को माने और यहां तक कि खुद फॉर्मर पीएम इमरान खान भी बोल चुके हैं कि अगर सरकार की तरफ से सही फैसले नहीं लिए गए तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंट सकता है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाए। लेकिन आप अपना प्यार हमारे साथ बांटने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।